हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अध्याय नंबर 3 में जो दूसरा वाला बिंदु है सिक्कों के बारे में गहन अध्ययन किया था। अब यहाँ से इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में हम शिलालेख के बारे में अध्ययन करेंगे। राइट फ्रेंड्स, अब देखो शिलालेख अपने को कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जब अपन मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, जब हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं, तब हम पढ़ते हैं शिलालेखों के बारे में, शिलालेख के बारे में, स्तंभ लेख के बारे में, गुहा लेख के बारे में। तो वही जो शिलालेख है उनके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। राइट फ्रेंड्स, शिलालेख का मतलब होता है चट्टानों पर लिखे गए लेख। राइट, अब देखो फ्रेंड्स, सिक्कों की तुलना में शिलालेख कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यानी अपने को जो सिक्के मिले हैं, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था सिक्कों के बारे में, तो सिक्कों से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो शिलालेख है। मतलब सिक्कों से ज़्यादा महत्वपूर्ण सामग्री है शिलालेख। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि सिक्कों से ज़्यादा महत्वपूर्ण शिलालेख है, क्यों, वो आगे आएगा, है ना। उनके अध्ययन को पूरा लेख एपिग्राफी कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, है ना। वैसे ही अगर कोई शिलालेख का अध्ययन करता है तो उसे कहते हैं एपिग्राफी। पूरा लेख क्या कहते हैं? एपिग्राफी। एपिग्राफी शिलालेख के अध्ययन यानी शिलालेख का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। और शिलालेखों एवं अन्य पुराने अभिलेखों में प्रयुक्त पुराने लेखों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी। मतलब शिलालेखों और अन्य पुराने अभिलेखों में प्रयुक्त पुराने लेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी। राइट, पेलियोग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी किसे कहते हैं? शिलालेखों का अध्ययन करना। और शिलालेखों और अन्य पुराने अभिलेखों में प्रयुक्त जो पुराने लेख हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी। राइट, मोहर मतलब जब कोई, जैसे तुमने देखा होगा पुराने पोस्ट ऑफिस में, उसमें ऐसी मोहर होती है ना, ऐसी मोहर होती है। यहाँ पर कुछ लिखा होता है, राजा का नाम, जो भी पोस्ट ऑफिस में तो लिखा होता है कि भाई किस पोस्ट ऑफिस की है, समथिंग। तो पहले भी ऐसी मोहरें हुआ करती थी। उन मोहरों पर लिखा जाता था राजा का नाम, किस राजा का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है ना, ऐसे ऐसे चीज़ें लिखी जाती थी राजा के बारे में, है ना। मोहरों पर, पत्थर के खंभों पर, ये पत्थर के बड़े बड़े खंभे हैं, है ना, जैसे मेहराब स्तूप तुमने पढ़ा होगा। चट्टानों पर, बड़ी बड़ी चट्टानों पर, तांबे के गोलों पर, ये तांबे के जो बर्तन होते हैं, गोले होते हैं, उन पर, मंदिर की दीवारों पर, जो मंदिर बने होते हैं ना, जो मंदिर बने होते हैं उनकी दीवारों पर, लकड़ी के पट्टों पर, जो लकड़ी के पट्टे होते हैं, मतलब लकड़ी के जो ये होते हैं उन पर, ईंटों व या छवियों पर ये अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं। मतलब ये जो अभिलेख है, शिला पर लेख लिखना, अब शिलालेख, जैसे ये जो अभिलेख है, अभिलेख मतलब होता है लिखना। ये जो अभिलेख है हाथ से लिखना, ये जो अभिलेख है वो मोहरों पर, जो स्तंभों पर, चट्टानों पर, मंदिर की दीवारों पर, लकड़ी के पट्टों पर और तांबे के गोलों पर, इन सब पर जो अभिलेख लिखे जाते थे, है ना। पूरे भारत में सबसे पहले पत्थर पर अभिलेख दर्ज किए गए। सबसे पहले जो अभिलेख लिखने की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? पत्थर से हुई थी। कहाँ से हुई थी? पत्थर से हुई थी। इसीलिए अपन कहते हैं उसे शिलालेख, है ना। हालांकि क्रिश्चियन युग की प्रारंभिक शताब्दी में इस प्रायोजन के लिए तांबे की पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब क्रिश्चियन युग में तांबे के जो औजार होते थे, तांबे के जो बर्तन या फिर तांबे की जो वस्तुएं होती थी उन पर ये लेख लिखे जाते थे। फिर भी पत्थर पर शिलालेख का उत्कीर्णन दक्षिणी भारत में बड़े पैमाने पर जारी रहा। मतलब पत्थरों पर लेख लिखना न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिणी भारत में भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। यानी कि जो पत्थर पर लेख लिखे जाते थे, शिलालेख कहते हैं जिसे अपन, वो भी दक्षिणी भारत में प्राप्त हुए हैं। स्थायी दस्तावेज के रूप में उस क्षेत्र में भी मंदिरों की दीवारों पर दर्ज शिलालेख बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। दक्षिणी भारत में आपको मंदिरों की दीवारों पर बहुत सारे शिला जो लेख हैं वो मिलेंगे, है ना।
शिलालेख मतलब पत्थर की दीवारों पर लिखे गए लेख। जो मंदिर की दीवारें होती थी वो भी तो पत्थर की बनी होती थी, है ना फ्रेंड। तो उन पर भी वो लेख लिखते थे, तो उन पर भी क्या कहते थे, शिलालेख कहते थे। तो मंदिर की दीवारों पर जो पत्थर के लेख जो है वो शिलालेख वो अपने को प्राप्त होते हैं। सिक्कों की तरह शिलालेख देश के विभिन्न संग्रहालयों में संरक्षित हैं। जैसे अभी पहले पढ़ा था अपन ने, सिक्के जो हैं भारत के बहुत सारे संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, बम्बई संग्रहालय, चेन्नई संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय इसमें मिले हैं। साथ ही ये जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ पर भी अपने को ये शिलालेख मिले। न केवल पड़ोसी देशों में, जबकि बाहर के विदेशी देशों में, जैसे ब्रिटेन हो गया, यूरोप के बहुत सारे देश हो गए, वहाँ पर भी ये सिक्के जो है वो संग्रहित रखे गए हैं। जैसे सिक्कों को संग्रहित करके रखा गया है, वैसे ही इन अभिलेखों, इन शिलालेखों को भी इन संग्रहालयों में संरक्षित करके रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या में यह मैसूर के मुख्य पुरालेखविद के कार्यालय में सुरक्षित हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो शिलालेख हैं वो आपको मिलेंगे मैसूर, मैसूर मतलब कर्नाटक। यहाँ मैसूर का जो संग्रहालय है, उस मैसूर के संग्रहालय में सबसे ज़्यादा आपको इन शिलालेखों के संग्रहण को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मैसूर के संग्रहालय में सबसे ज़्यादा शिलालेख जो है वो संग्रहित किए गए हैं। सबसे प्राचीन शिलालेख ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्राकृत भाषा में लिखा गया था। वही 3री शताब्दी मतलब अशोक के समय की बात हो रही है ना, अशोक के समय की बात हो रही है। सबसे प्राचीन शिलालेख ईसा पूर्व 3री शताब्दी यानी 200 समथिंग में प्राकृत भाषा में लिखा गया। आपने पढ़ा था ना पहले वाली वीडियोस में कि अशोक ने जो शिलालेख लिखे थे प्राकृत भाषा और पाली लिपि में लिखे थे। तो वही कब लिखे थे ये, 3री शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 200 समथिंग में। उत्कीर्ण लेखों के माध्यम के रूप में संस्कृत 2री शताब्दी ईस्वी में अपनाई गई और उसका व्यापक इस्तेमाल 4वीं और 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। लेकिन प्राकृत का इस्तेमाल फिर भी चलन में था। मतलब पहले जो शिलालेख लिखे गए थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। जैसे जैसे युग आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इस प्राकृत का स्थान किसने ले लिया, इस प्राकृत का स्थान ले लिया संस्कृत भाषा ने। किसने ले लिया, संस्कृत भाषा ने ले लिया। मतलब अब जो शिलालेख है वो प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे। लेकिन चिटमुट यानी कहीं कहीं पर प्राकृत भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता रहा, है ना। 9वीं से 10वीं शताब्दी में क्षेत्रीय भाषाओं में शिलालेखों का प्रचलन भी प्रारंभ हुआ। मतलब शुरू में तो प्राकृत भाषा में शिलालेख लिखे गए, फिर उसका स्थान संस्कृत भाषा ने लिया। फिर धीरे धीरे जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, मतलब तमिल भाषा हो गई, है ना, जैसे दक्षिण में चले जाए तमिल भाषा हो गई, तेलुगु भाषा हो गई, कन्नड़ भाषा हो गई, है ना। ये जो क्षेत्रीय भाषा हैं, जैसे कि राजस्थानी भाषा हो गई, है ना, जैसे कि ब्रज भाषा हो गई, इस भाषा में भी जो क्षेत्रीय भाषा है उनमें भी शिलालेखों को लिखना प्रारंभ कर दिया गया था। यानी धीरे धीरे प्राकृत से वो संस्कृत पर आए, फिर संस्कृत से धीरे धीरे वो क्षेत्रीय भाषा पर भी आ गए। मतलब क्षेत्रीय भाषा में भी अपने को शिलालेख जो है वो प्राप्त होते हैं, राइट। मौर्य काल और उत्तर मौर्य काल और गुप्त काल के इतिहास से संबंधित अधिकांश शिलालेख की एक श्रृंखला प्रकाशित हुई है, जिन्हें भारतीय अभिलेख कोश कहा जाता है ना। जैसे कि जो मौर्य काल है, जो उत्तर मौर्य काल है मतलब मौर्य काल के बाद वाला समय, और जो गुप्त काल है, इन तीनों काल का जो शिलालेख है, जो अभिलेख है, उनको भारतीय अभिलेख कोश, किसमें, भारतीय अभिलेख कोश यानी भारतीय अभिलेख कोश में इन तीनों साम्राज्यों के, मौर्य साम्राज्य, उत्तर मौर्य साम्राज्य जिसमें ब्राह्मण साम्राज्य वंश की बात करते हैं, और गुप्त साम्राज्य, इन तीनों के जो है वो अभिलेख जो है वो संरक्षित रखे गए हैं। लेकिन गुप्त काल के बाद के शिलालेख इस तरह व्यवस्थित रूप से बहुत कम संकलित पाए जाते हैं। गुप्त काल के बाद के जो है वो थोड़े कम मात्रा में मिलते हैं, है ना। क्यों मिलते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा था, क्योंकि उस समय धीरे धीरे सामंतीकरण होने लगा था, है ना। भारत के मामले में शिलालेखों की भौगोलिक सूची प्रकाशित की गई है। अभी भी 50,000 अभिलेखों का प्रकाशन नहीं हो पाया है, जिनमें से ज़्यादातर दक्षिणी भारत के।
मतलब अपने को जो ये शिलालेख प्राप्त हुए हैं उन अभिलेखों में बहुत से अभिलेखों को पढ़ लिया है और उनका ट्रांसलेट कर दिया है, लेकिन अभी भी 50,000 से भी ज़्यादा शिलालेख ऐसे हैं जिनको पढ़ना अभी क्या है, बाकी है। क्या है, बाकी है। और वो ज़्यादातर कहाँ से हैं, दक्षिणी भारत से, है ना फ्रेंड्स। क्यों क्यों है दक्षिणी भारत से, क्योंकि वो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए हैं, है ना, तो उनको पढ़ना और उनको ट्रांसलेट करना थोड़ा क्या है, कठिन है। और उत्तर भारत से भी बहुत सारे ऐसे शिलालेख हैं जिनको अभी भी ट्रांसलेट करना बाकी है, उनकी जो सूची है वो बाकी है ना फ्रेंड्स। हड़प्पा के शिलालेख जिसे आज भी समझने की ज़रूरत है, पढ़ा, हड़प्पा में भी तो अपने को एक शाइन बोर्ड प्राप्त हुआ है जिसमें ऐसा चित्र, ऐसे चित्र, है ना, मछली के चित्र ऐसे मिले हैं। ये क्या है, साइन बोर्ड है ना, लेकिन अभी तक इसे ट्रांसलेट नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा सका है। इसीलिए तो इसे अपन कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, है ना, इसीलिए तो अपन इसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो ये जो है वो आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। ऐसा लगता है कि इन्हें चित्रलिपि में लिखा गया, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं, चित्रलिपि में। चित्रलिपि का मतलब क्या होता है कि जो ये अभिलेख है वो चित्र बनाकर लिखा गया है। जैसे आपको यहाँ मछली का चित्र मिलेगा, यहाँ पर आपको त्रिभुज का चित्र मिलेगा और बहुत सारे चित्र मिलेंगे, जैसे कि एक श्रृंगी पशु का चित्र भी इसमें दिया गया है साइन बोर्ड में। तो ये चित्रलिपि है। क्या है ये, चित्रलिपि है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसमें चित्रों के रूप में विचारों और वस्तुओं को अभिव्यक्त किया गया है। यानी उन्होंने अपने विचार किस रूप में व्यक्त किए हैं, चित्र के रूप में व्यक्त किए हैं। किन्होंने, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, है ना। जो अशोक के शिलालेख है जिनको अपन ने पढ़ लिया है, और यही सबसे पहला एक लिखित स्रोत है जिनको सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। तो ये जो अशोक के शिलालेख है वो किस में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, है ना। ब्राह्मी लिपि है ये, क्या है, लिपि। और भाषा कौन सी है, प्राकृत भाषा है। तो प्राकृत तो क्या है, भाषा है, और ब्राह्मी क्या है, लिपि है ना। अब ये जो ब्राह्मी लिपि थी वो कहाँ से लिखी जाती थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। यानी ये ब्राह्मी लिपि ऐसे लिखी जाती थी जैसे अपन लिखते हैं ना अभी, वैसे ही लिखी जाती थी ब्राह्मी लिपि। कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी, यानी अशोक के शिलालेख जो है वो प्राकृत भाषा में, लेकिन सबसे पहले ब्राह्मी लिपि में भी प्राप्त हुए हैं और खरोष्टी लिपि में भी प्राप्त हुए हैं। कौन सी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी लिपि में भी प्राप्त हुए हैं। अब ये खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मतलब ये ब्राह्मी लिपि जो थी वो तो वैसे ही लिखी जाती थी जैसे हम आज लिखते हैं, मतलब ऐसे यहाँ से शुरू होती थी और ऐसे लिखी जाती थी, यहाँ से शुरू होती थी ऐसे लिखी जाती। लेकिन जो खरोष्टी लिपि थी वो ऐसे न लिखकर कैसे लिखी जाती थी, ऐसे लिखी जाती थी, मतलब उल्टा लिखी जाती, उल्टी शुरू होती थी, तो ऐसे लिखी जाती थी, है ना, खरोष्टी लिपि। और खरोष्टी लिपि के जो लिखे गए शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अपने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ से जो अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। और जो शेष भारत में जो लिपि यूज़ की है अशोक ने अपने शिलालेखों को लिखने में, वो कौन सी लिपि यूज़ की है, ब्राह्मी लिपि यूज़ की है। कौन सी लिपि यूज़ की है, ब्राह्मी लिपि। ये लिपि है, ये भाषा नहीं है। भाषा तो प्राकृत भाषा यूज़ की है, भाषा तो हर जगह उन्होंने प्राकृत भाषा यूज़ की है ना। लिपि अलग अलग की है क्योंकि वहाँ के लोग उस लिपि को पढ़ सकते थे, इसलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उन्होंने खरोष्टी लिपि का उपयोग किया है, राइट। हालांकि उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़कर भारत भर में लगभग सभी जगह ब्राह्मी लिपि ही प्रचलित थी। अभी बताया मैंने, शेष भारत में तो ब्राह्मी लिपि और उत्तर पश्चिमी भारत यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान में खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख लिखने के लिए ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का भी इस्तेमाल किया गया था। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो भारत का ये उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर जो अशोक के द्वारा शिलालेख लिखे गए हैं, उस शिलालेखों में जो अशोक ने लिपि का यूज़ किया है वो खरोष्टी लिपि, कौन सी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि। कौन सी लिपि,
आरमाइक लिपि,